फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज हम लोग ले रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, इसमें हमारा बहुत सारा वीडियोस हो चुका है और क्वेश्चंस लगभग 650 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसमें 2 वीडियो और आएगा, एक आ रहा है और इसके बाद एक और, इसके बाद ये आपका सीरीज पूरा हो जाएगा। लेकिन सीरीज पूरा होने के बाद एक वीडियो और आएगा, जिसमें अभी तक इन 700 क्वेश्चंस में कहीं पे अगर कोई एरर रह गया है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है, या कहीं पे कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ है, तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी बुक में 100% चीज़ डाटा सही नहीं रहता है। मैं बहुत हद तक सब चीज़ को मैं रेक्टिफाई करने का कोशिश करता हूँ, पर अगर कहीं पे कुछ अगर छूट जाता है तो वो फिर आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको उसके साथ तो छोड़ नहीं सकता ना। अगर कोई एक भी क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन कहीं पे अगर कहीं पे भी कुछ भी एरर आया है या आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं उसको अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। पूरा सीरीज होने के बाद मैं रिव्यू करूँगा, उसके बाद अगर कहीं पे कोई भी फॉल्ट है या एरर है तो मैं उसको रेक्टिफाई करके आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, अगर आपको इस पूरे सीरीज में कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, आप उस वीडियो के नीचे उस पर कमेंट कर देना, सर इस पर डाउट है। ठीक है, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँगा और देखने में मुझे फाइंड करने में आसान होगा कि कौन सा गलत है कौन सा क्या है। ठीक है, या कौन सा आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो मैं रेक्टिफिकेशन का एक वीडियो लाऊंगा लास्ट में, जिसमें अगर कोई भी डाउट है तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके? विद्युत वाहक बल ये क्या होता है? ये होता है ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर। ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज के बराबर। एक्चुअली में दो टर्मिनल्स के बीच में जो यूनिट चार्ज ट्रांसफर करने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश यानी चार्ज के बराबर। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है लेंस के नियम का। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया? ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, लेंस का नियम ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वह उसके ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करती है और उसमें करंट का जो है वो राइज होता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ता है। तो ये किसका कथन है? ये कथन है लेंस के नियम का। ठीक है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितना है? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस यानी ये आपका हो गया एसी करंट जो आपके घर में आता है, इसका जो आवृत्ति है, जो इसका फ्रीक्वेंसी है, वह कितना है? तो वह है इसका 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें एक समान हो। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर दो बॉडी को आप कनेक्ट करते हो, इसके बीच में तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल दोनों का समान हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या समान होना चाहिए? यहाँ समान होना चाहिए विभव यानी पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल दोनों का समान हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये की थी ऑस्ट्रेड ने। ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डैश बैटरी से संबंधित है। तो चुंबक का जिस प्रकार ध्रुव होता है उसी प्रकार बैटरी का क्या होता है? तो बैटरी का टर्मिनल्स होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिरा। ठीक है, बैटरी का क्या हो जाएगा? बैटरी का सिरा, जिसको हम लोग टर्मिनल्स बोलते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी भी कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी चालक यानी कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध यानी जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? यह उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, किससे वो बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। क्या हो जाएगा? चालक का संयोजन। ठीक है, चालक का संयोजन। अब देखो, अब कहीं पे आपको ये आंसर मिलेगा बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों क्या हुआ? चालक का लंबाई और चालक का अनुप्रस्थ। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका डिपेंड नहीं करता है। ये किसी भी चीज का, अगर कोई भी मटेरियल का आप अगर लंबाई कुछ बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा या कम होगा। ठीक है, लंबाई बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और इसका अगर आप अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया उस कंडक्टर का स्पेशल प्रॉपर्टी, जो उसका स्पेशल रेजिस्टेंस है, वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है? वह उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर कहीं आपको आंसर डी मिले तो आप इसको छोड़ के आंसर ए लोगे। ठीक है, आंसर सही आंसर है ए।
इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो सूर्य प्रकाश को सीधा विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? ये करता है आपका सोलर सेल। कौन करता है? सोलर सेल। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड नियम है, ठीक है, बाएं हाथ का नियम है, उसको किस लिए यूज करते हैं हम लोग? तो उसको करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने पर वह धारा की गति की दिशा को बताने के लिए। ठीक है, अगर चुंबक मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को लेके जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो करने का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग बताते हैं किससे? उसको बताते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, यानी बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं, तो परमाणु कैसे विद्युत आवेशित होते हैं? तो परमाणु कोई भी उदासीन रूप से आवेशित होता है। ठीक है, परमाणु में कैसा विद्युत होता है? ये उदासीन होता है परमाणु, कोई भी परमाणु उदासीन होता है। यहाँ आप ना तो धनात्मक मारोगे ना ऋणात्मक मारोगे, ये हमेशा उदासीन होगा। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तो आपने बहुत बार देखा, शीशा का इस्तेमाल होता है संचायक बैटरी में। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल, देखो क्या दिया हुआ है, सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसमें जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है इसका, वो कितना होता है? वो होता है 1.5। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल, आप नाम याद रखो, सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है? ये होता है 1.5। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय विद्युत अनुभव किया जाएगा क्या? तो क्या अनुभव किया जाएगा? ये किया जाएगा बल एवं आघूर्ण दोनों। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, एक विद्युत चुंबक बना होता है, तो विद्युत चुंबक किसका बना होता है? ये बना होता है नर्म लोहा का। ठीक है, एक विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना होता है? ये नर्म लोहा से बना होता है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व तो कहाँ होता है? तो ये बार मैग्नेट जो होता है इसी को बोलते हैं क्षण चुंबक। ठीक है, जो बार मैग्नेट होता है उसका सब मैक्सिमम जो मैग्नेटिक पावर है वो कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है इसका? ये होता है ध्रुवों पर। ठीक है, इसका जो दोनों पोल्स होता है उस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक पावर होता है, और मिड पोर्शन पे लगभग मैग्नेटिज्म जो इसका होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यानी सबसे जो कम होगा लगभग जीरो, ये होता है मिड पॉइंट पे, और दोनों पोल्स पे सबसे अधिक होता है। शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है, तो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल जो होता है उसका क्षमता यानी पोटेंशियल कितना होता है? कितना होता है उसका? उसका होता है आपका 1.5 वोल्ट। अभी अभी जो हम लोगों ने देखा था सिल्वर ऑक्साइड सेल में, उसका भी कितना होता है? 1.5 वोल्ट, और शुष्क सेल का भी 1.5 वोल्ट होता है। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था फैराडे के द्वारा। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र से विद्युतीय विभव होगा। आपको क्या बोला जा रहा है? एक खोखला गोला है और ये चार्ज है। ठीक है, ये पूरी तरह से चार्ज है, तो इसके केंद्र पे जो आपका विद्युतीय विभव होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा। ठीक है, इसको आप याद रखो, कितना होगा? वो होगा 0। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? यानी अच्छे क्वालिटी का जो आपका रेजिस्टेंस कोइल होता है वो किस चीज का बना होता है? वो बना होता है मैग्नीन का। ठीक है, किस चीज का? मैग्नीन का। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? अगर जो कोइल होता है उसमें अगर जो जितना फेरा होता है उसका आप अगर नंबर बढ़ाते हो, ठीक है, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता यानी उसका इंटेंसिटी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर क्या असर पड़ेगा? वो भी बढ़ जाएगा। आप जितना कोइल में आप फेरा बढ़ाओगे उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता है वो भी बढ़ जाएगा। एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है, यानी आपका डायरेक्ट करंट जनरेटर है। ठीक है, डायरेक्ट करंट जनरेटर है, वह किस पर काम करता है? वह काम करता है फैराडे के सिद्धांत पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किसको डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यह है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को किसी भी सर्किट में डीसी ब्लॉक की तरह यूज किया जाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से क्या होता है? तो तापमान अगर आप बढ़ाओगे तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसका जो कंडक्टेंस होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये है नॉर्मल चालक के लिए, मैंने पहले ही बताया था। और अगर आप यहीं पे सेमीकंडक्टर का बात करोगे तो तापमान के साथ उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है,
निम्नलिखित प्रजातियों में कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती? ठीक है, तो इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ये है H2CCH2। ठीक है, H2CCH2 ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता हो। तो ये सब एक्चुअली में जो भी पॉजिटिव रहेगा वो अपने आप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो HCl, CCl2, SiF4 ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन H2CCH2 ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें अपना ही इसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है जो ये दूसरे को दे सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है। ये है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक चुंबक के चारों ओर यह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता है एक चुंबक के चारों तरफ जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं, यानी कि विद्युत इस्त्री यानी आयन जिसको बोलते हो, हीटर, विद्युत केतली, ये सब में से जो कोयल बना होता है वो किस चीज का बना होता है? वो बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं किस चीज के? तो विद्युत मशीन जो होता है उसमें जो ब्रश यूज किया जाता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है कार्बन से। किससे बना होता है? तो कार्बन से। उष्मा विकिरण की गति होती है। उष्मा विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन, क्या बोलते हैं उसको? थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन का जो स्पीड होता है वह किसके स्पीड के बराबर होता है? तो वह प्रकाश के स्पीड के बराबर होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो। थर्मल रेडिएशन का स्पीड किसके स्पीड के बराबर होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? कन्याकुमारी, लेह, पुणे, कोलकाता। सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? ये होगी कन्याकुमारी में। चाहे दिसंबर माह हो या कोई भी महीना हो, सबसे अधिक सूर्य किरण किसको प्राप्त होगा? सबसे अधिक सूर्य किरण कन्याकुमारी को प्राप्त होगा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह है नाभिकीय संलयन। धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? तो कौन कौन सा है ये? मैग्नीज, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इन 4 गेंदों को आपने सूर्य के रोशनी में रख दिया, सबसे पहले गर्म कौन सा होगा? सबसे पहले गर्म होगा तांबा का। तो देखो हीट कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? ये होता है सिल्वर का, फिर गोल्ड का और फिर कॉपर का। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये इसका ऑर्डर है, सबसे ज्यादा है सिल्वर का। लेकिन यहाँ आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? तांबा का यानी कॉपर का। ठीक है, अगर यहाँ पे सिल्वर रहता तो यानी चांदी रहता, सबसे ज्यादा किसका हो जाता? चांदी का। ठीक है, ताप युग्म का आधार सिद्धांत है कौन सा? तो ताप युग्म इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्मोपाइल या थर्मोकपल। ठीक है, तो थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है थर्मोकपल का? यह है सीबेक प्रभाव। ठीक है, सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पे थर्मोकपल काम करता है। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या है? तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसका विनाश हो सकता है, ये कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता यानी पेनेट्रेटिंग पावर सबसे अधिक किसका होता है? ये होता है गामा किरणों का, मैंने पहले ही बताया। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? तो सबसे हानिकारक विकिरण भी गामा किरण का ही होगा। उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यानी उष्मा गति यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वह किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वह करता है ऊर्जा संरक्षण का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका संरक्षण बताया जाता है? ये बताता है ऊर्जा का संरक्षण, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहां से आया है? ये आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात उष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? आपको क्या बोला जा रहा है? कि थर्मस में आपने 2 ग्लास को यूज किया, ठीक है, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ये खाली है, तो कौन से, आप जानते हो हीट ट्रांसफर का 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 होता है। ये खाली जो वैक्यूम है ये किसको रोकेगा? ये रोकेगा संचालन और संवहन, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन के मेथड से जो हीट लॉस होता था उसको ये रोकेगा। ठीक है, कौन सा? ये वैक्यूम जो स्पेस यहाँ बन जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन उष्मारोधी नहीं है? उष्मारोधी नहीं है इसका मतलब कौन सा इंसुलेटर नहीं है? तो सिंपल है, एल्यूमिनियम नहीं है। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु
कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, तो परम शून्य ऐसा पोजीशन है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी आणविक गति यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स रुक जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ता है? कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ता है? ये है यहाँ पे 336 जूल। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे कहीं रहेगा 80 कैलोरी। ठीक है, 80 कैलोरी, तो आप इस 80 को मत मान लेना, यहाँ पे यूनिट देखो क्या है, यूनिट है जूल। ठीक है, अगर कैलोरी में रहता तो 80 कैलोरी होता, लेकिन जूल में है इसीलिए 336 जूल। ठीक है, 80 कैलोरी का आप कन्वर्ट करोगे तो 336 जूल आएगा। ठीक है, अप्रोक्स। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा? यह है या तो 336 जूल या 80 कैलोरी। ठीक है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस में किसका यूज किया जाता है ईंधन की तरह? तो ये किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? तो छिद्र का आकार बढ़ेगा। ठीक है, बहुत जगह आपको इसका आंसर मिलेगा घटेगा, लेकिन घटेगा नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। अगर एक मेटल प्लेट है उसके बीच में एक छेद है तो गर्म करने पर ये बढ़ेगा। एक्चुअली में अगर आप याद रखो इसको, समझो इसको ऐसे, अगर छेद ना रहता तो क्या होता, गर्म करने पे ये एक्सपेंड होता। ठीक है, तो छेद रहने पे ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों साइड से एक्सपेंड होगा, ये एक्सपेंड एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी कारण से ये बढ़ेगा। निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके यूज से? ये है ताप युग्म यानी थर्मोकपल के हेल्प से। ठीक है, थर्मोकपल के हेल्प से आप हीट एनर्जी को यानी थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। स्फेलिंग प्रज्वलन का प्रबंध डैश में नहीं किया जाता है। तो स्फेलिंग प्रज्वलन का प्रबंध किस में नहीं किया जाता है? तो ये नहीं किया जाता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में स्फेलिंग प्रज्वलन प्रबंध का उपयोग नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा फिजिक्स का सेशन। ठीक है, इसमें एक वीडियो और हम लोग लेंगे, उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।